Hello student, today we have to start the new chapter amines. This amine chapter is based on the NCERT syllabus of the class 12th. बहुत इम्पोर्टेंट है ये अमीन चैप्टर, NCERT से सिलेबस से रिलेटेड है। आप लोगों को बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट इसका जानना है और उसके बाद हम मेडिकल और IIT JEE लेवल को जो है इसको पूरा पढ़ेंगे। किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोगों के सिलेबस में आती है और क्या क्या इसमें होता है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो हम लोग आज के लेक्चर को बहुत ही बेसिक वे में स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे लेवल ऑफ लेक्चर को आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है ये। आइए सीखते हैं अमीन से रिलेटेड टर्म्स। अमीन्स जनरली किसको बोला जाता है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है ना बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ अमीन्स जनरली किसको बोला जाता है बच्चों। अमीन्स का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा कंपाउंड, कोई एक ऑर्गेनिक ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग NH2 ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग NH2 ग्रुप इज कॉल्ड अमीन्स। कहने का ये मीनिंग है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो है NH2 ग्रुप को जो है जनरली बोला जाता है, NH2 ग्रुप वाला कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दिस इज कॉल्ड अमीन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द वेरी सिंपल एंड बट नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ अमीन्स। क्या क्या टाइप्स के अमीन्स होते हैं जरा देखिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ अमीन्स। तो पहला जो आपके पास होता है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है दिस इज कॉल्ड है 1 डिग्री अमीन्स, या इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन्स। देखिए क्या हो सकता है, या तो मैं इस तरीके से CH3CH2NH2, इसको आप क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, इसको बोलेंगे आप लोग प्राइमरी अमीन्स। या एक ऐसा भी हो सकता है आपके पास CH3CHNH2CH3, तो ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसको सेकेंडरी नहीं बोलना है, ये भी आपका प्राइमरी अमीन्स हो जाएगा। आइए दूसरा टाइप का अमीन्स क्या हो सकता है। दूसरा टाइप का अमीन्स होता है अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास NH ग्रुप को कंटेन करता है, ओनली NH ग्रुप को कंटेन करता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी अमीन्स या 2 डिग्री अमीन्स। ओके, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है ना बच्चों। देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3N of H and the second one is the like this. This is called 2 डिग्री अमीन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री अमीन्स। ये एक 2 डिग्री अमीन्स का एग्जाम्पल है ना। बहुत ही सिंपल है ये तो आप लोगों को काफ़ी बेसिक वे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि कैसे सर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से कंसेप्ट में ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट और देखते हैं। एक 3rd नंबर का अमीन्स हमारे तीसरे नंबर का देखिए, अगर किसी भी नाइट्रोजन कंपाउंड पे इस तरीके से ऐसा N लगा हुआ होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ओनली नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन्स। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, 3 डिग्री अमीन्स के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहीं पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर पूछेगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आइए इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा CH3N हो जाएगा, CH3N हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका 3 डिग्री अमीन्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, इनको बोला जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स, ऐसे इसको बोला जाता है। ठीक, बहुत ही बेसिक बात मैंने ये आप लोगों को बता दी है।
ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और इसके बाद हमारे पास कुछ और अमीन्स होते हैं जिनको हम हेट्रोसाइक्लिक में लेते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके अलग हो जाएंगे। कुछ एरोमेटिक होते हैं, जैसे एरोमेटिक का केस अगर लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से, कुछ एरोमेटिक का केस मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे एक ऐसा बेंजीन रिंग होता है, इस पे NH2 ग्रुप लगा रहता है, इसको बोला जाता है बच्चों एनिलीन। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन इसको बोला जाता है। जरा ध्यान से देखिए, सपोज एक बेंजीन रिंग इस तरीके से बनाया है, एक रिंग इस तरीके से है, इसको बोलते हैं पिरिडीन। पिरिडीन एज एक बेस होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नॉलेज में रखना है आप लोगों को, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके इसके बाद नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। तो ध्यान रखिए कि किस तरीके से आप एलिफेटिक अमीन्स को जो है इस तरीके से आप लोग स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक अमीन्स, नॉट एरोमेटिक्स, ठीक है ना। ये फिलहाल एलिफेटिक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है कि कैसे आप लोग इसको स्टडी करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। वैसे तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। फिर भी एक हमारा काम है, अगर किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो एक बेसिक वे से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जो है जीरो से अगर किसी टॉपिक को उठा रहे हैं तो IUPAC प्ले इम्पोर्टेंट रोल। IUPAC एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक दो के नाम लिख देता हूँ। देखिए पहला मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए CH3NH2। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, मीथेन ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं मीथेनामीन्स। मीथेनामीन्स हो गया। दूसरा अगर आप इसको CH3CH2NH2 बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, देखो 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं इथेनामीन्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपने लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा NH2 1 2 3, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3, तो इसको लिखेंगे प्रोपेनामीन 2, प्रोपेनामीन्स 2, मतलब सेकंड पोजीशन पे आप देख रहे हैं, या प्रोपेन 2 अमीन्स भी हो सकता है या प्रोपेनामीन्स 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। अगर सपोज एक स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 हो गया, नाइट्रोजन लगा दिया उसने, और यहाँ पे CH2CH3 लगा दिया, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए इस टाइप के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम लोग जो है सफिक्स में लेते हैं, जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम सफिक्स में लेते हैं, और नाइट्रोजन पे जो छोटा ग्रुप रहता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स में लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं एन मिथाइल, है ना। इसको क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन पे लगा है तो एन मिथाइल, है ना, एन मिथाइल इथेनामीन्स इसको बोलते हैं,
एन मिथाइल इथेनामीन्स इसको बोला जाता है ना। ध्यान रखिएगा, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नाइट्रोजन ये है तो यहाँ से ऐसे कंपाउंड को जो है क्या करोगे, यहाँ से आप लोग नाइट्रोजन यहाँ बीच में है तो नाइट्रोजन इधर को यहाँ से आप लोग काउंटिंग करते हैं। तो नाइट्रोजन से जो कार्बन लगा रहेगा 1 एंड द अनदर वन इज द सेकेंड, तो इसको क्या बोलेंगे देखिए, एन मिथाइल इथेनामीन्स हो गया, ठीक है ना। आइए एक और पढ़ते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल। सपोज मैंने कहा CH3 और इस पे ये CH3 लगा दिया, CH2 CH3। तो देखिए इसको क्या नाम बोलेंगे, जरा ध्यान से देखिए। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लॉन्गेस्ट चेन इधर को है तो इसको क्या बोलेंगे 1 2 3, है ना। अब यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हैं तो इसको क्या बोलेंगे NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल प्रोपेनामीन्स, क्योंकि ये प्रोपेन के साथ लगा हुआ है। इस तरीके से इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये नोमेनक्लेचर आप जान सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया बेंजीन रिंग जिस पे जो है NH2 ग्रुप लगा रहता है इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन बोला जाता है। और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं तो, और इसको बोलते हैं, इसका नाम है बच्चों पाइरोल रिंग बोलते हैं इसको, पाइरोल। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, इसका नाम है पाइरोल। और एक ऐसा और लेते हैं, देखिए थोड़ा सा याद रखना है ये फिलहाल के लिए, ऐसा कुछ ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं इमिडाजोल। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है, आयरन पे 4 तो पाइरोल रिंग होती है और एक 5वें कार्बन पे इमिडाजोल रिंग होता है, तो ये आपका इमिडाजोल है, ये वही इमिडाजोल है, ठीक है ना। तो पढ़ लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चाहें तो हम लोग बना सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड और है यहाँ पे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। और भी जो है बहुत सारे नोमेनक्लेचर हैं, जैसे जैसे आएगा तो मैं उनके नाम को जो है आप लोगों के सामने उस समय पे रखते जाऊंगा। तो समय समय पे मैं उनके नाम को आप लोगों के सामने रखते जाऊंगा, ठीक है ना। आइए अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। आइए अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। हर एक पॉइंट को काफ़ी बारीकी से हम लोग समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। कैसे आप लोग अमीन के स्ट्रक्चर को लिखते हैं। सपोज आपके पास एक नाइट्रोजन इस तरीके से है, ये देखिए आर लगा लो, आर लगा लो, ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो देखिए ये कैसे होगा, तो ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, ये नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे आर ग्रुप लगा होगा, ये आर ग्रुप ऐसे लगा होगा, ये आर ग्रुप लगा होगा, और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जाहिर सी बात है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो हम बोलेंगे ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप काम करेगा। और आप लोग जानते हैं बच्चों, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं वो एज ए लुईस बेस काम करते हैं। तो हेंस दिस अमीन्स ग्रुप एक्ट एज ए लुईस बेस, है ना। जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं वो काम करते हैं एज ए लुईस बेस।
बेस की तरह काम करेगा, जाहिर सी बात है। तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 होता है। तो sp3 होने की वजह से जिस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, आई रिपीट माय पॉइंट, जिन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है बच्चों, जिन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है बच्चों, तो आप लोगों को एक बात ध्यान से समझ में आ जानी चाहिए कि सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड का जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है ना, शेप भी टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, sp3 स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देगा। जो sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ये लोन पेयर थोड़ा सा झुका देगा, और झुकाने की वजह से ये जो अमीन का शेप हो जाएगा ये पिरामिडल नेचर का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये एज ए पिरामिडल हो जाएगा। पिरामिडल क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो ग्रुप है ये एज ए, समझ रहे हैं ना, ये कैसा हो जाएगा बच्चा, ये पिरामिडल नेचर का हो जाएगा। ये पिरामिडल नेचर का हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्यों हो रहा है मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस लोन पेयर की प्रेजेंस से ये टेट्राहेड्रल से ये ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, झुक जाती है। आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन और आर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से लगा हुआ है, और सिग्मा बॉन्ड से लगा हुआ है। एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो है 109.8 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है। ये भी आप लोगों को, सॉरी 107 इसके अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है ना। इसके अप्रोक्सीमेट जो है एक बॉन्ड एंगल होता है, और ये जियोमेट्री आप देख रहे हैं इस तरीके से होती है, ठीक है ना। जब भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो एज ए बेस काम करेगा। और आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो नाइट्रोजन एटम है ये ऑलरेडी आर ग्रुप से सिंगल बॉन्ड से, 3 सिग्मा बॉन्ड से लगा हुआ, से जुड़ा हुआ है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 होगा। sp3 होने की वजह से इसकी जो जियोमेट्री होती है पिरामिडल होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पे करूं कि CH3 नाइट्रोजन हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैंने ये नाइट्रोजन ऐसे ही लिख दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, SiH3 लिख दिया, मतलब जो कार्बन है ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन की जगह पे सिलिकॉन रख दिया। मतलब हमारे पास ग्रुप नंबर, आप लोग जानते हैं सर, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। तो आपने देखा कि सर जो सिलिकॉन एटम है, जो सिलिकॉन एटम है ये भी आपने अब कार्बन को छोड़ के उसके दूसरे पीरियड का एलिमेंट रख दिया है। कार्बन को हटा के मैंने सिलिकॉन रख दिया है, समझ रहे हैं ना। कार्बन की भी वही प्रॉपर्टी होगी जो जनरली सिलिकॉन की होगी, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ग्रुप नंबर 14 में आपने पढ़ा होगा। तो कार्बन, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन H, हाइड्रोजन भी सेम है, नाइट्रोजन भी सेम है। अब क्वेश्चन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अब sp3 ही रहेगा क्या। क्वेश्चन ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा क्या,
या नहीं। ठीक है ना, ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे मैंने बनाया, यहाँ पे इस सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। सारे के सारे सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, जो भी सिलिकॉन होगा सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। ये जो सिलिकॉन का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बच्चों, ये लोन पेयर इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। और जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इसको खींचने की टेंडेंसी रखेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या करेगा कि इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। कौन? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है ना, और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है, सारे के सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है अपनी तरफ, ये भी अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा और ये वाला भी ऐसे ही रखेगा। तो देखिए ये नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 से डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यहां पे देखिए जरा ध्यान से, ठीक है ना, एक बार और मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं, देखिए इधर ध्यान से। ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक बॉन्ड की स्टडी करते हैं पहले। ये सिलिकॉन है, तो देखो यहां पे सिलिकॉन 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p2 यहीं तक होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। अब जब 3p है तो 3d भी तो होगा 0, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना ऑलरेडी। जब 3p इसमें है तो ऑलरेडी जो है जाहिर सी बात है बच्चों कि 3d भी होगा। ये 3d वाला ऑर्बिटल ऐसे शो कर दो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। जब 3d है तो देखो जरा, ये जो सिलिकॉन होगा ये क्या करेगा, इसका जो खाली डी ऑर्बिटल है भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचना ही चाहेगा, तो ये क्या करेगा, यहां से अपनी तरफ इसको खींचने में जोर लगाएगा। और जब जोर लगाएगा तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ऐसे करके तीनों के तीनों सिलिकॉन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT जेई में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जेई में पूछा गया है, कम 3 से 4-5 बार तो आपको पूछा गया है, लेकिन फिर से और भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप फिर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज यहीं तक पढ़ ली है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन। तो बेसिसिटी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखेंगे। पूरा लेक्चर उसी में लगेगा, बढ़िया से हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग जो है इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।